और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूँ जो है द पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया। मेरा नाम रामवीर तंवर है और मैं खराब हो चुके या मर चुके तालाबों को फिर से रिवाइव करने में लगा हुआ हूँ। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने भी का जिक्र किया है हमारी मन की बात में। गाजियाबाद के रामवीर तंवर जी को लोग पॉन्ड मैन के नाम से जानते हैं। और जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, कहीं बाहरी किसी व्यक्ति से इंस्पिरेशन नहीं हुई है, वो है आसपास के हालातों को देखते हुए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे तालाब है जिसमें खुद मैं बचपन में नहाया हूँ, खुद मैंने स्विमिंग करना सीखा है उन तालाब से, उस नहर से, उस नदी से। लेकिन अब वो तालाब ना तालाब रहे हैं, वो जैसे लैंडफिल साइट बन गए हैं। अब वो नहर नहीं, जैसे एक नाला बन गई है। हाल ही में एक कैंपेन भी लॉन्च करा है, इनिशिएटिव आपने एक लिया है, सेल्फी विद पॉन्ड। आपके इस इनिशिएटिव में आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलता है? तो हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल है वो CSR के थ्रू है। CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अर्बन फॉरेस्ट क्या है, देखिए शहर में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको शहर में जिम, कॉलेज, बार, स्पा सब मिलेगा। एक चीज जो नहीं मिलेगी वो मिलेगी आपको जंगल। तो हम इतना पानी पूरे दिन बर्बाद करते हैं, अगर आप उसकी कॉस्ट जोड़ेंगे, है ना, 20 लीटर की, क्योंकि 20 रुपए की 1 लीटर आती है, वो उससे जोड़ेंगे तो शायद हम महीने का 40-50 हज़ार रुपए का पानी बर्बाद करते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी आज आपने देखा दिल्ली का टेम्परेचर एकदम से 50 डिग्री से फालतू हो गया। अभी तो बाहर छत के ऊपर पानी गिर रहा है तो वो छन आवाज आ रही है उसमें, क्योंकि जब डेवलप हुआ है पूरे ग्रेट नोएडा का, तो जितने भी सीवेज के नेटवर्क है, ड्रेन है, वो आके नहर से जोड़ दिए गए। अब उनको वापस से हटाना वहाँ पे किसी NGO के बस की नहीं है। तो ये गलती सरकार की है। सरकार किसी की भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। वेलकम टू आवर चैनल कीप इट रियल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त हिनांशी विद माय को होस्ट ऋषि। और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूं जो है द पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी इतनी तारीफ करी है, इनका जिक्र किया है हमारी मन की बात में। और इन्होंने स्टूडेंट लाइफ से ही इतने जागरूक हो गए दैट ही टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू एन एनवायरमेंटलिस्ट। अब तक पूरे भारत में 40 से भी ज़्यादा पॉन्ड्स और लेक्स रिस्टोर और रिजुविनेट कर चुके हैं। तो फिर आइए हम भी अपनी मन की बात करते हैं मिस्टर रामवीर तंवर जी से। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। आपके बारे में इतना सुना है, जैसे बड़े बड़े चैनल्स नेशनल ज्योग्राफी, ब्रिटिश हार्लॉर्ड, ना जाने कितने चैनल्स ने आपकी जर्नी कवर करी है। बट अब हम आपके सामने आप ही के मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही। मतलब स्टूडेंट लाइफ से आपको दिमाग में ऐसा क्या स्ट्राइक करा that you decided कि इंजीनियरिंग ड्रॉप करते हैं and let's get to becoming an environmentalist. Yeah, first of all, thank you so much for giving me this golden opportunity. I'm very pleased, very happy to be here today. और जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, वो कहीं बाहरी किसी व्यक्ति से इंस्पिरेशन नहीं हुई है, वो है आसपास के हालातों को देखते हुए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे तालाब है जिसमें खुद मैं बचपन में नहाया हूँ, खुद मैंने स्विमिंग करना सीखा है उन तालाब से, उस नहर से, उस नदी से। लेकिन अब वो तालाब ना तालाब रहे हैं, वो जैसे लैंडफिल साइट बन गए हैं। अब वो नहर नहीं, जैसे एक नाला बन गई है। और ये सिर्फ एक रामवीर तंवर की कहानी नहीं है, आपको गाँव में हज़ारों लोग ऐसे मिल जाएंगे। आप हर तीसरे व्यक्ति से पूछेंगे कि आपने तैरना कहाँ से सीखा है, तो वो बताएंगे कि गाँव की नहर से, गाँव के तालाब से। लेकिन अभी पूछेंगे कि अभी तालाब वो कैसा है, अभी वो नहर कैसी है, तो आप बताएंगे कि अब वो नाला बन चुका है। अब वो तालाब जो है वो सिर्फ एक पानी का गड्ढा बन चुका है, जिसमें पानी कम है, कचरा ज़्यादा है, सॉलिड वेस्ट ज़्यादा है। तो वही सारी चीज़ें मेरे लिए भी स्ट्राइक की हैं, और उन्हीं सारी चीज़ों को देख के हुए मैंने ये अपना करियर इसमें शुरू किया है। ऑल्दो ये ऐसा कोई सडन नहीं हुआ है शुरू, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी। एज ए वॉलेंटियर शुरू किया था, बट धीरे धीरे उस तरह की परिस्थिति बनती चली गई, उस तरह के लोग मिलते चले गए, लोगों ने सपोर्ट उस तरह से किया कि फिर मैंने अपना इसको फुल टाइम एक तरह से करियर बना लिया। तो सर आपका पॉन्ड मैन नाम कैसे पड़ा?
पॉन्डमैन नाम पहले तो जब मैं जॉब करता था, मैकेनिकल इंजीनियर था और एक एमएनसी में जॉब करता था, तो मेरे जो दोस्त थे जो केबिन में मेरे बराबर में बैठते थे, वो कई बार मजाक में बोला करते थे कि तुम सैलरी यहाँ से ले रहे हो और तालाबों की बात करते रहते हो, तो यू शुड बी नोन एज पॉन्डमैन। तो वो मेरे लिए भी एक मजाक था, उनके लिए भी मजाक था, बट वो वर्ड मेरे लिए तब फेमस हुआ, या मेरे लिए वो तब एक तरह से यूज होने लगा नाम की तरह, जब खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो मन की बात में भी उसी वर्ड का जिक्र किया कि ही शुड बी नोन एज पॉन्डमैन। तो उसके बाद से द पॉन्डमैन वर्ड बिकेम सो फेमस। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब नाम अचानक से पता चला कि मोदी जी ने नाम लिया है आप? दे वर सो सरप्राइज्ड। इवन बहुत सारे लोग थे जो गांव के ही लोग नहीं जानते थे कि गांव में ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो उस तरह के काम कर रहा है। इवन मेरे खुद यार रिश्तेदार नहीं जानते थे, क्योंकि मैं बहुत ही साइलेंट तरीके से ये सारी चीज़ें करता था। बट उसके बाद जब बहुत सारी मीडिया ने अप्रोच किया, आसपास के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया, तो दैट बिकेम सो फेमस। और घर वालों भी काफ़ी खुश थे, है ना, कि पहले तो उनको काफ़ी टाइम लगा समझने में कि मैटर क्या है ये बट ये है कि धीरे धीरे उनको समझ में आया तो वो खुश होने लगे। तो नहीं, जैसे कि आपने जो ये अपना शुरुआत करी, आपने युवा अवस्था में करी, आपकी एक स्टूडेंट लाइफ थी, तो थोड़ा सा ना मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। और साथ में ही जो अब के हमारी युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स है, वो आपके इस इनिशिएटिव में कैसे आपका साथ दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जब मैं शुरुआत की थी तो मैं खुद भी कॉलेज के लास्ट ईयर में था और मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए बच्चों को ट्यूशन देता था। तो उन्हीं बच्चों के साथ मैंने शुरू किया था। उसमें से एक स्टूडेंट तो मेरा आपके पास इंटरव्यू भी देके गया था, विकास, जो एनिमल्स के लिए अभी काफ़ी काम कर रहे हैं वो। तो उनके साथ मैंने इनिशिएटिव शुरू किया था कि गांव के स्तर पे कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को कर सकते हैं। तो हमारा इनिशिएटिव ये था कि गांव में जो पानी ज़्यादा बर्बाद कर रहा है उसके घर के सामने सेव वाटर सेव लाइफ का एक पोस्टर चिपका के आना। तो दैट वाज लाइक ए चैलेंज फॉर अस कि कौन कर सकता है ये चीज़ें। तो बहुत सारी डांट भी पड़ी, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये क्या बदतमीजी है, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि एटलीस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सीरियस इशू। तो वो दोनों ही चीज़ें थी और उससे दोनों तरह के लोग मिलने थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने सपोर्ट किया। वो गांव से बाहर निकला, एक गांव से दूसरे गांव में गया ये इनिशिएटिव, और इसका नाम रखा था हमने जल चौपाल। तो जल चौपाल पता नहीं था कि वो मजाक मजाक में की गई एक्टिविटी हमको इतना सीरियस कर देगी, क्योंकि जब आप किसी काम को करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमको पता चला कि बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम कितने भी पोस्टर चिपका लें, जब तक हम रियल इशू पे जाके काम नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। और इवन मुद्दा इतना बड़ा है कि आज भी हम चाहे एक पॉन्डमैन की जगह लाख पॉन्डमैन भी हो जाए ना, तब भी कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमसे 100 गुना ज़्यादा खराब करने वाला है ना। तो हम सही करने वाले बहुत चुनिंदा लोग हैं। जहाँ तक कि आज के यंगस्टर्स की बात है, फ़र्क सभी को पड़ रहा है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है। आप देखिए ना, अगर आप भी गर्मी उतनी ज़्यादा हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि यंगस्टर्स को नहीं लग रही है, सिर्फ बुजुर्गों को लग रही है। अगर अभी बारिश में बाढ़ आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि यंगस्टर्स परेशान नहीं होंगे। इवन हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है यंगस्टर्स की, क्योंकि हमें भुगतना है। हमें जब हम 80 साल के होंगे तो शायद स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। उस समय पे उसको सोचते हुए हमें डर लगता है। तो इसलिए यंगस्टर्स को भी डरने की ज़रूरत है, उनको बहुत ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत है इस मामले पे। तो यंगस्टर्स पे क्या काम कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? यंगस्टर्स बहुत सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही कर सकते हैं कि वो अपने इंडिविजुअल लेवल से क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज कर रहे हैं जो तालाबों को, नदियों को बर्बाद कर रही है। बहुत सारे उस तरह के मटेरियल यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल की तरफ हम मूव हो चुके हैं। वही केमिकल्स रिवर्स में जाके एंड हो रहे हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं उतनी नदियाँ बची रहेंगी, क्योंकि ह्यूमंस पहले भी थे, ह्यूमंस आज भी है। उस समय पे ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा थी, अगर वो नदी में जाके डिस्पोज भी हो रही थी तो वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं थी। अभी केमिकल्स ज़्यादा हैं, अभी सिंथेटिक चीज़ ज़्यादा है, अभी आर्टिफिशियल चीज़ ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं नदियों को मार रहे हैं, तालाबों को मार रहे हैं। तो हम अपने घर से सेग्रीगेशन कर सकते हैं, हम इस बारे में लोगों से बात कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको गांव वालों को बता सकते हैं कि जाके कि कैसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं।
इवन सोशल मीडिया का हम यूज कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस टॉपिक्स पे बात की जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम डेली डिबेट करते हैं। स्पेशली राजनीति पे हम डेली डिबेट करते हैं कि आज किसकी सरकार है किसकी नहीं है। जिस दिन एनवायरनमेंट पे डिबेट होनी शुरू हो जाएगी ना, दैट विल बी लाइक ए ग्रेट डे की, और उस दिन से बदलाव भी आएगा। आई थिंक अभी आपने सोशल मीडिया की बात करी, आपने हाल ही में ही एक कैंपेन भी लॉन्च करा है, इनिशिएटिव आपने एक लिया है, सेल्फी विद पॉन्ड। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये अभी का नहीं है, ये 2018 में हमने शुरू किया था, और ये हैशटैग सेल्फी विद पॉन्ड है, क्योंकि उस समय उस दिनों मोदी जी ने एक कैंपेन काफ़ी प्रमोट किया था, हैशटैग सेल्फी विद डॉटर, जो कि डॉटर्स को बचाने के लिए, जैसे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला एक वो है कि अपनी बेटियों के साथ अगर यू फील प्राउड कि आई हैव ए क्यूट डॉटर, तो यू शुड पोस्ट, है ना, सेल्फी विद योर डॉटर, हैशटैग सेल्फी विद डॉटर, क्योंकि अब बेटियों को बचाना चाहते हैं, उनकी भ्रूण हत्या ना हो। तो हत्या तो कहीं ना कहीं तालाबों की भी हो ही रही है, तो हम तालाबों को बचाना चाहते थे, तो इसलिए हमने कैंपेन शुरू किया था हैशटैग सेल्फी विद पॉन्ड। और उसका उद्देश्य था कि जब आप नोएडा में रह रहे हैं, आप गुरुग्राम में रहते हो, आप गांव में भी जाते ही होंगे और आपकी मेमोरीज भी होंगी, चाइल्डहुड मेमोरी, तो आप जब भी गांव में जाएं उस तालाब के साथ सेल्फी लीजिए और उसको सोशल मीडिया पे डालिए कि आपकी मेमोरीज क्या है इस तालाब के साथ, अभी आप क्या करना चाहते हैं। तो हज़ारों लोगों ने हमें सपोर्ट किया और अभी तक वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, और उससे कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी बिल्डअप हुई है। जब हम एक कम्युनिटी की बात करते हैं, हम एक ऐसे इनिशिएटिव की बात करते हैं जो हम एक नेशनल लेवल पे ला रहे हैं, एंड सिर्फ नेशनल नहीं, आपको तो इंटरनेशनल चैनल्स ने भी कवर करा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका एक इनिशिएटिव है वो सिर्फ देश नहीं पर प्रदेश तक जा रहा है। तो इस टाइप के इनिशिएटिव और इस टाइप के काम के लिए रकम भी एक लगती है कहीं ना कहीं, भले ही हमारे साथ हमारे देश के युवक हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ हमारे लोग हैं, पर उन लोगों के साथ एक रकम भी आती है जो शायद हमें कभी ना कभी, चाहे आप पॉन्ड की सफाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे ही लोग आकर वॉलंटियर करें, तो हमें वो करवानी पड़ती है कर्मचारियों से। तो इस चीज़ में आपको आपके इस इनिशिएटिव में आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलता है? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, और ये चीज़ें ज़्यादातर हाइड रखी जाती हैं इस तरह के इनिशिएटिव्स में, ताकि लोगों को दिखाया जाए कि कितना बड़ा समाज सेवा यहाँ पे हो रही है ना। जबकि सच्चाई ये है कि आप बिना पैसे के घर से तालाब तक भी नहीं पहुँच सकते, आपको बाइक या कार की ज़रूरत होगी, उसमें पेट्रोल की ज़रूरत होगी। तो फाइनेंशियल मॉडल हर किसी के पीछे होता ही है, और वो जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा शायद उतने यंगस्टर्स आप उस फील्ड में आएंगे, उसमें जुड़ेंगे। अदरवाइज़ क्या है कि पहले वो कुछ और सोच के आएंगे, बाद में कुछ और निकलेगा। तो हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल है वो CSR के थ्रू है। CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट्स जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट का, कुछ कॉर्पोरेट्स बड़े प्रॉफिट जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट का 2% इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए डोनेट करते हैं। तो हमारे अभी 50 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इवन जिसमें हम जॉब करते थे वो भी आज हमारी पार्टनर है। तो उस सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हमें अपने 2% में से कुछ हिस्सा हमें डोनेट करते हैं, उसी डोनेशन से हम ये सारी चीज़ें एक्टिविटी। इसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल लोग भी हैं, और वो लोग हमें बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो हर महीने 500 रुपये देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो हर महीने 11 रुपये देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो हर महीने 11,000 भी देते हैं। उन्हीं को हम पूरी साल जोड़ते रहते हैं, और जब तालाबों को रेस्टोर करने का सही टाइम होता है, जैसे मार्च से लेकर जून तक होता है, उस समय पे फिर हम उस पैसे को खर्च करते हैं। या फिर जैसे मानसून का टाइम है, प्लांटेशन के लिए सबसे बेस्ट है, जो भी शुरू होने वाला है। फिर मानसून में हम पेड़, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट लिख के भेजते हैं कि मेरा पैसा प्लांटेशन में यूज होना चाहिए, मेरा पैसा तालाब में यूज होना चाहिए, तो हम उस पैसे को तब तक रखते हैं अकाउंट में, और जब सही समय आता है कि मानसून हो गया, हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से लगाइए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू डू दिस। सो दैट इज़ द फाइनेंशियल मॉडल। अर्बन फॉरेस्ट के बारे में हमें थोड़ी चीज़ें बताएंगे? अर्बन फॉरेस्ट क्या है, देखिए शहर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको शहर में जिम, कॉलेज, बार, स्पा सब मिलेगा। एक चीज़ जो नहीं मिलेगी वो मिलेगी आपको जंगल, और सच्चाई ये भी है कि जंगल को हटा के ही वो शहर बनाया गया है। और दूसरी चीज़, हमारे शहर अगर आप देखेंगे तो वो दिन प्रतिदिन गर्म होते जा रहे हैं, है ना। अब जैसे शहर से थोड़ा दूर निकलेंगे आपको फील होना शुरू होगा कि टेम्परेचर वहाँ पे इतना ज़्यादा था, यहाँ पे इतना कम क्यों है,
है ना। अब गांव की तरफ जाएंगे तो आपको कम गर्मी लगेगी, शहर की तरफ जाएंगे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। उसका रीज़न ये है कि शहर में कॉन्क्रीटाइजेशन ज़्यादा है और वेजिटेशन कम है। तो शहर में भी एक अपना जंगल होना चाहिए जिसको हम अर्बन फॉरेस्ट कहते हैं। तो शहरों के बीच में इस तरह की बहुत सारी लैंड्स अवेलेबल होती हैं जिनको फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम, और स्पेशली वो लैंडफिल साइट्स होते हैं, है ना, जिनको हम डंपिंग यार्ड्स भी कहते हैं। तो उस तरह के लैंडफिल साइट्स को हम अडॉप्ट कर रहे हैं और उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उससे दो फायदा होता है कि आसपास ठंडा रहता है माहौल, प्लस आपके घर से कोई भी मान लो छिपकली निकली, सांप निकल गया, तो आप क्या करते हैं, आप घर के बाहर छोड़ देते हैं और वो सड़क क्रॉस करते टाइम मर जाता है वो। तो आपके पास शहर के बीच में एक ऐसी जगह हो कि जहाँ आप छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे आप जंगल में लाके छोड़ दीजिए, नहीं तो जंगल आप उत्तराखंड में जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप नेचुरल जंगल से अर्बन फॉरेस्ट को कंपेयर नहीं कर सकते। नेचुरल जंगल नेचुरली होता है, अर्बन फॉरेस्ट इट इज़ लाइक ए मैन मेड फॉरेस्ट। तो उसमें उतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं हो सकती, उतनी ज़्यादा स्पीसीज नहीं हो सकती, बट हाँ ये एक टिनी अर्बन फॉरेस्ट है जो उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए बनाए जाते हैं। तो एक चीज़ और है, जैसे अर्बन फॉरेस्ट में आपने बोला कि जानवर लाके छोड़ सकते हो, वो शहर में है, तो कोई अगर किसी बंदे को उनसे दिक्कत हुई, जैसे कुछ हो जाए तो? नहीं, देखिए शहर में आपको उस तरह के जानवर तो नहीं मिलेंगे, है ना। शहर में आपको क्या मिलेगी, है ना, किसी के घर कान खुजोरा निकल गया, किसी घर छिपकली निकल गई, वही मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि अर्बन फॉरेस्ट क्या है ना, वो आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड का मतलब है कि वो पार्क की तरह यूज ना हो, कि भाई आप जाके बेंचेस पे बैठे हैं। हाँ, बेंचेस में बैठने के लिए आपको हजारों पार्क है शहर में, एक जगह तो ऐसी छोड़ दीजिए जो सिर्फ उनके लिए हो। शहर के बीच में एक जगह ऐसी छोड़ दीजिए जो बर्ड्स के लिए हो, शहर में ऐसी जगह छोड़ दीजिए जो तितलियों के लिए हो, वो अर्बन फॉरेस्ट है। क्या अभी कोई हमारे दिल्ली एनसीआर या नोएडा, गुरुग्राम के आसपास कुछ अभी ऐसी पहल हुई है क्या? बिल्कुल, आप अभी देखिए 2 अर्बन फॉरेस्ट अपने आसपास देख सकते हैं। एक इंदिरापुरम में एक बन रहा है 11 एकड़ में, और एक सिद्धार्थ विहार में भी बन रहा है, इधर ग्रेटर नोएडा में भी बन रहा है। तो सारे शहर इनिशिएटिव ले रहे हैं वो, और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर वो हम जैसे पैशनेट लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट ने उनको लैंड प्रोवाइड कराई है, तो लोगों को समझ में आ रहा है और बहुत सारे यंगस्टर्स आके वहाँ पे वॉलंटियरिंग एक्टिविटी करते हैं। और जैसे आपने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, अब देखा जाए तो सिर्फ दिल्ली नहीं, इवन पहाड़ों के एरिया में भी, जो पहाड़ जहाँ पे है, जहाँ पे हिल स्टेशंस है, वो भी अब हिल स्टेशंस बहुत ही ऐसे ठंडे नहीं रहे आजकल। तो ये जो हीट वेव्स चल रही है, इतनी जो तापमान इतना बढ़ रहा है, टेम्परेचर इतना राइज हो रहा है, इतनी हीट वेव्स चल रही है, इनको हम कहीं ना कहीं कुछ रोक सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं अगर रोक नहीं सकते? हाँ बिल्कुल, देखिए रोक तो नहीं सकते, वो नेचुरल तरीका है, बट ये है कि उनके इफ़ेक्ट जो है ना, उसको कम कर सकते हैं कहीं ना कहीं। उसका इफ़ेक्ट है कि भाई लोगों की मौत हो जाती है। तो आप देखेंगे कि अर्बन हीट आइलैंड है या हीट वेव्स हैं, वो इसलिए ज़्यादा खतरनाक होती जा रही हैं क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी कम होते जा रहे हैं। अब आप बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं, हेल्दी वाटर बॉडीज़ होती हैं स्पेशली, वो अपने आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया को ठंडा करके रखती है ना। जब हवा उनसे टच होके जाती है तो वो हवा ठंडी होके जाती है, तो आसपास के एरिया को भी ठंडा करती है। तो उसका मतलब है कि हमारे पास वाटर बॉडीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। और वाटर बॉडीज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो हेल्दी वाटर बॉडीज़ की बात कर रहा हूँ, जिसमें वेजिटेशन हो, जिसमें फिशेस हो, जिसमें पानी हो। क्योंकि वाटर बॉडीज़ तो 5 स्टार होटल्स में भी है, छोटी छोटी स्विमिंग पूल के रूप में, बट वो ठंडा करने की बजाय गर्म करती हैं शहर को। दूसरा अर्बन फॉरेस्ट हो, क्योंकि अर्बन फॉरेस्ट होते हैं तो वो भी आसपास के एरिया को ठंडा करने में वो करते हैं। तो जितना ज़्यादा एफोरेस्टेशन होगा, जितना ज़्यादा तालाब होंगे, उतना ज़्यादा हीट वेव्स को कम किया जा सकता है। क्योंकि अब देखिए ना, हम जब गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं तो हम जंगल की तरफ क्यों भागते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे ठंडा होता है। अब पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए तो समझिए कि जैसे एसी चल गया हो। तो वही है, एट द एंड हमें नेचुरल की तरफ ही जाना होगा। तो एक चीज़, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, जैसे पॉन्ड मैन सब पौधे हैं, तो उसकी लाइफ से अलग क्या लाइफ है आपकी थोड़ी? उसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं 2 बच्चों का पिता हूँ, है ना और मेरी कहीं ना कहीं एक चाइल्ड मैरिड की तरह हुई थी। जब मैं कॉलेज में जैसे ही एंटर हुआ था तभी मेरी शादी हो गई थी। 12th क्लास से रिश्ता आने शुरू हुए, 10th क्लास से, और जाते जाते वो कॉलेज में हो गई थी। तो जब मैं अपनी क्लास में, मैं पहला इंसान था जो शादीशुदा था पूरे कॉलेज में, और बहुत सारे लोग चिढ़ाते थे भी थे इससे।
और मेरे दोस्त हमेशा यही बोलते थे कि जब हमारी शादी होगी तो शायद तुम अपने बच्चों के साथ आओगे, और वही हुआ भी। और दूसरा ये है कि मुझे घूमने का काफ़ी शौक़ है। मैं पूरे साल मतलब महीने में 20 दिन तो ट्रैवल करता ही हूँ। अच्छी बात यह है कि वो ट्रैवल अब मैं काम के लिए करता हूँ। तो मान लो जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरे काम चल रहे हैं, अभी 6 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं, तो जहाँ जाते हैं तो मैं आसपास की चीज़ों को बहुत विजिट करता हूँ। तो वो मेरे लिए एक तरह से टूर भी हो जाता है। अच्छी बात यह है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मुझे बहुत कम शौक़ है कि मैं वहाँ पे रिलीजियस चीज़ों को जाके विजिट करूँ। मेरा मकसद होता है कि वहाँ पे क्या अच्छा है, कोई अच्छा तालाब है, अच्छी झील है, अच्छी वेटलैंड है, मैं उनको जाके देखता हूँ वहाँ पे। तो जैसे कि आजकल देखा जाए तो गर्मी की वजह से साथ साथ दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं, बट ये कहानी सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक की नहीं है। वाटर स्केर्सिटी बहुत हो रहा है, पानी की कमी। हाल फिलहाल ही आई थिंक नगर निगम से या कहीं से भी आया था कि पानी कम यूज़ करो, पानी अब 2 टाइम या 1 टाइम हो जाएगा, शायद आना भी बंद हो जाए, बहुत परेशानियां हो रही है, बहुत ऐसे सुनने को मिल रही थी चीज़ें। तो हम वाटर स्केर्सिटी के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा कुछ कि जो हम कुछ घर से कोई एक शुरुआत कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए घर से शुरुआत करने वाली बात तो ये है कि आप पानी बर्बाद ही मत करिए। आपके पास जितना सोर्स है, क्योंकि जब आपके पास पानी आता नहीं है तब भी तो आप मैनेज करते ही हैं। तब आप 10 लीटर में भी पूरा दिन चला लेते हैं, जब नहीं होता है तो आप हज़ारों लीटर में भी पूरा दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ऐसे जैसे मतलब आज ही मैं अपने घर का बता सकता हूँ। तो आज हमारे घर लाइट का इशू था, तो हमने हेड पंप से पूरे दिन सब हेड पंप से बाल्टी भर भर के लाए और तब नहाए। सब लोग आधे आधी बाल्टी में नहा लिए, है ना। और डेली शावर लेते हैं तो 5-5 6-6 बाल्टी लगती है। तो उसी का है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं तो हम जो है बर्बाद करते हैं और हमको पानी की कीमत पता नहीं चलता है। ग्राउंड वाटर को आप देखेंगे तो बहुत प्योर वाटर है, बारिश के पानी को देखेंगे बहुत प्योर वाटर है। तो हम इतना पानी पूरे दिन बर्बाद करते हैं। अगर आप उसकी कॉस्ट जोड़ेंगे, है ना, 20 लीटर की, क्योंकि 20 रुपये की 1 लीटर आती है, वो उससे जोड़ेंगे तो शायद हम महीने का 40-50 हज़ार रुपये का पानी बर्बाद करते हैं। जबकि हमारी इनकम 20,000 रुपये है, पानी हम 40,000 का बर्बाद कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं डेली माइनस में होते जा रहे हैं। और ग्राउंड वाटर क्या हमारे लिए एक तरीके से जैसे एफडी कराते हैं ना बैंक में, वो एफडी है, वो इमरजेंसी के लिए है। और ये जो बारिश का पानी, ये सब हमारे लिए सेविंग्स हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, सेविंग को हम रख लेते हैं कि इसको लास्ट में यूज करेंगे, पहले एफडी को ख़त्म कर लेते हैं। तो वो हमारे साथ हो रहा है और दिल्ली में भी वही हुआ है। अभी टैंकरों के पीछे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो वो कहीं ना कहीं, जबकि दिल्ली में कहाँ से पानी की कमी होगी, है ना। इधर से यमुना जा रही है, उधर से हिंडन जा रही है ना, फिर भी पानी की कमी है, क्योंकि हमने उस पानी को पीने लायक नहीं छोड़ा है। पानी की कमी थोड़ी ना है। अब आप देखिए, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में होता क्या है, बाढ़ में एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है। हमारे चारों तरफ पानी पानी होता है दूर दूर तक, हम बच के भाग रहे होते हैं उस पानी से। हम छत के ऊपर बैठ जाते हैं, छत के ऊपर बैठ के फिर हम हेलीकॉप्टर का वेट करते हैं कि कोई एक बोतल पानी फेंक दे, जबकि हम पानी से तो डर के वहाँ भगे थे, फिर भी हम एक बोतल पानी का वेट कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम पानी की कमी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पीने लायक पानी की कमी है। और उसको हम जितना अच्छे से, सहज भाव से, अच्छे से उसको मैनेज करेंगे, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो वो हम पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? जैसे पानी तो है बट हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो कैसे सॉल्व? देखो, उसके लिए 2 ही चीज़ें हैं, जितना है उतना कम से कम उसको यूज करें, अच्छे से यूज करें। दूसरा, जो आसपास के रिसोर्सेज हैं, जैसे तालाब हैं, कुएं हैं, झील हैं, उनको साफ़ सुथरा रखें, ताकि जितना हम निकाल रहे हैं उतना रिचार्ज भी होता रहे। तो वो फिर कभी ख़त्म नहीं होने वाली साइकिल है। भाई आप पूरी साल ख़त्म निकालो, बारिश आई फिर रिचार्ज हो गया, लेकिन हो क्या रहा, हम सिर्फ निकाल रहे हैं और जहाँ से रिचार्ज हो जाता है उसको बंद कर दिया है। तो सिर्फ वो 1 वे हो गया है, सिर्फ 2 वे होना चाहिए था वो। आपने कहा कि आप काफ़ी जगह घूमे भी हैं और आपको ट्रैवल का बहुत ही शौक है। एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक सवाल है कि आप कभी नैनीताल गए हो? हाँ। तो अब जैसे मैंने कुछ सुना नैनीताल के बारे में कि वो पूरा एक तो झीलों का शहर है, इट्स अ सिटी ऑफ लेक हम बोलते हैं। वहाँ पे आपको नैनी झील, भीमताल, मलीताल, बहुत सारे ताल मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सुनने में आता है कि आने वाले कुछ सालों में शायद नैनीताल डूब जाए। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि 15 साल 20 सालों में नैनीताल की इतनी है। तो मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो पूरा तालों के ऊपर ऐसा बोला जाता है,
ये डूबने वाली बातें इसलिए हैं क्योंकि जितना हमारा पानी जितना भी है दुनिया में, उसका 1% तो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है ना, वो सॉलिड अवस्था में है। लेकिन जिस तरह से अभी आज आपने देखा दिल्ली का टेम्परेचर एकदम से 50 डिग्री से फालतू हो गया। अभी तो बाहर छत के ऊपर पानी गिर रहा है तो वो छन्न आवाज़ आ रही है उसमें, है। अब आप सोचिए यही टेम्परेचर धीरे धीरे बर्फ़ के पहाड़ों की तरफ भी बढ़ेगा, बर्फ़ के पहाड़ पिघल लेंगे वो इतना पानी अगर सारे पिघल गए तो दुनिया को डुबा देंगे। तो वो हमारा उस लोकेशन पे है, उस ज्योग्राफिकल पे है नैनीताल कि अगर बर्फ़ पिघलती है तो पानी उधर से ही होके आएगा और वो एकदम से लेवल बढ़ेगा तो शहर डूबेंगे, वो वाले इसीलिए उनको कहते हैं कि वो डूब सकता है। और जैसे कि आपका जो ये इनिशिएटिव है, अब आप कोई भी काम करें, कभी ना कभी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी आती है, एक रिस्ट्रिक्शंस आती है, लिमिटेशंस आ जाती है कहीं ना कहीं। तो आपके इस इनिशिएटिव में, जहाँ पे आप खुद एक पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया है, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहले ज़्यादा थे, अभी थोड़े कम हो गए, बट चैलेंजेस हैं और शायद ये कभी ना ख़त्म होने वाले चैलेंजेस हैं। सबसे पहले चैलेंज तो ये है कि हम कई बार लेक को, पॉन्ड को रिजुवनेट करते हैं और वो 2 साल में फिर वैसा ही हो जाता है, क्योंकि हम पॉन्ड को रिजुवनेट किया, आसपास के लोगों के माइंडसेट को रिजुवनेट नहीं कर पाए, है ना। उनकी जो आदत थी कचरा फेंकने की वो वैसे ही है, तो वो जब तक आदत ख़त्म नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि सस्टेन नहीं बना पा रहे हैं पॉन्ड्स को। दूसरा चैलेंज ये है कि बहुत सारे यंगस्टर्स इस फील्ड में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुद हम भी जब पेरेंट्स होते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई IT इंजीनियर बन जाओ, सिविल इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, क्योंकि हमें लगता है कि विदेश जाने का मौका मिलेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, आसपास भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। एनवायरनमेंट के फील्ड में अभी वैसा उतना ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ से ये क्या है, ये एक तरीके से लोग इसको समाज सेवा के रूप में देखते हैं कि भाई वीकेंड पे कर लेंगे। तो स्किल जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे भारत में तो वो है। दूसरा, लोगों को उतनी अभी एजुकेशन नहीं है कि हमारे लिए जितना वाटर बॉडीज़ का महत्व है वो बर्ड्स के लिए भी उतनी ज़रूरी है। तो वो सोचते हैं कि हमारा काम हो गया, हमें तो बटन दबाने से पानी आ जाता है, तो अब तालाब की ज़रूरत क्या है, इसको बंद कर दो। वो वाली चैलेंजेस है। तो अभी अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तो ये चैलेंजेस रहेंगे। तो हम यंगस्टर्स में और जितने भी लोग हैं उनमें कैसे अवेयरनेस फैलाएं उसके बारे में? अवेयरनेस का बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने बताया हमारा सोशल मीडिया कैंपेन है #selfie-with-pond, और भी हम जैसे लिंक्डइन पे देखेंगे तो हम लिंक्डइन पे पोस्ट डालते रहते हैं इस तरह के, और मिलियंस में लोग कनेक्ट करते हैं। बट कनेक्ट तो करते हैं, वो करते कितने बंदे हैं? फर्स्ट लेकिन स्टेज वो कनेक्ट करने वाली होती है ना। एक बार कनेक्ट कर जाएं तो धीरे धीरे विचार भी बदलने लगते हैं। और दूसरा यह है कि हम मतलब हर महीने कम से कम 2-3 स्कूल में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉरपोरेट्स में जाते हैं, ताकि लोगों को इस समस्या के बारे में हम बताएं जाके। अदरवाइज़ तो जब तक वो एक ही AC के रूम में वर्क फ्रॉम होम करते करते जीवन निकाल देंगे और बाद में पता ही नहीं चलेगा। जब बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा कितना टेम्परेचर है। तो इसलिए हम खुद जाके बताते हैं। आपने बताया कि हम लोग स्कूलों में और जाते, तो उसमें भी तो बच्चे होंगे, वो आपके साथ जुड़ने के लिए बोलते होंगे, तो कितने बंदे जुड़ते हैं? देखो, बोलते तो सभी है ना कि आज से हम भी जुड़ेंगे, बट वो रेयरली 1-2 बाद में जुड़ता है ना। तो लेकिन हम इसे भी अपनी बड़ी अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि 1-2 तो जुड़ा हमारे साथ, उतना ही बहुत है। क्योंकि आप उम्मीद करके चलें कि जितने लोग मिलेंगे सब जुड़ जाएंगे, तो नहीं जुड़ पाता है कोई। तो ज़्यादातर दिक्कतें किस में आती हैं? दिक्कत ये आती है कि भाई देखो, सबका अपना अपना भी तो काम है ना। भाई कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर सबसे प्रायोरिटी वो रहेगी जहाँ से उसकी रोजी रोटी चल रही है ना। सबसे पहली प्रायोरिटी अगर बच्चे हैं तो उनका स्कूल ही प्रायोरिटी है। हाँ, और दूसरा, जुड़ने के लिए ये नहीं है कि हमारे आसपास आके तालाब की सफाई करनी है। जुड़ने का मतलब ये है कि वो अपने घर से स्टार्ट करें, और हो सकता है हज़ारों लोग करते भी। अब मैसेजेस आते हैं, इनबॉक्स आते हैं कि सर मैंने भी आपका ये देख के शुरुआत की है। तो वही लगता है, वही तो हमसे लोग जुड़े हैं और उन्हीं को हम जोड़ना भी चाहते हैं। जो आपने शुरुआत करी सबसे पहले अपने गांव में करी, तो गांव में क्या चेंज आया? मैंने शुरुआत की थी, बट मैं वहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया था, है ना, क्योंकि वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो लोगों ने उतना सीरियस लिया भी नहीं था। बट ये कि फिर हम धीरे धीरे एक्सपेंड किया तो काफ़ी, लेकिन कम से कम ये लोगों को पता चला कि भाई हाँ, ये एक इनिशिएटिव है, और अब काफ़ी लोग उसके बारे में सीरियस है। तो फिर कुछ वर्क हुआ वहाँ पे? हाँ, अभी तो एक तालाब हमने बनाया है, नया तालाब बनाया एक गांव में, जहाँ
हमारे गांव का शमशान घाट है, तो वहाँ पे काफ़ी लैंड पड़ी रहती थी, तो वहाँ पे हमने फालतू लैंड जो पड़ी थी उसको तालाब में बना दिया और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया उसको। क्रिटिसाइज किया? बहुत चुनिंदा लोगों ने, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो डेली करते ही ये लोग। और एक जो तालाब है दूसरा, उसकी अभी साफ़ सफाई चल रही है। जो आपके गांव में अंदर जाते ही है उसका कुछ प्रोसेस है जो एंट्रेंस पे है? एंट्रेंस पे तो कोई तालाब नहीं है हमारे गांव में, क्योंकि एंट्रेंस पे तो नहर है। नहर उसमें बहुत ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो बिल्कुल ज़्यादा। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, उसी नहर से मैंने तैरना सीखा था। लेकिन अभी वो नहर नाला है, वहाँ कोई नहर नहीं है, वहाँ सिर्फ एक नाला है। क्यों? उसको हम कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकता मैं कुछ, ना एनजीओ लेवल पे कर। उसका है क्या, क्योंकि जब डेवलप हुआ है पूरे ग्रेट नोएडा का, तो जितने भी सीवेज के नेटवर्क है, ड्रेन है, वो आके नहर से जोड़ दिए गए। अब वो उनको वापस से हटाना वहाँ पे किसी एनजीओ के बस की नहीं है। वो तो गवर्नमेंट जब नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी ना, तो उन ड्रेनेज को वहाँ से हटा के कहीं और जोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ सही है कि गलत है? बहुत गलत है। हमने बहुत लेटर लिखे, पत्र लिखे, शिकायत की, धरना किया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कोई रेस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि वो जल्दबाजी में की गई चीज़ें हैं। तो ये गलती सरकार की है? हाँ, बिल्कुल सरकार की है, और सरकार किसी की भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। मतलब आपकी ना सारी बातें और आपके विचार जान के मेरे को खुद ऐसा लग रहा है कि शायद अब मैं घर जाके ना जो जो मुझे लग रहा है कि मेरे को जहाँ लग रहा है पानी वेस्ट हो रहा है, मैं खुद वहाँ पे जाके रोकने वाली हूँ। अगर आपकी बातें सुनकर एक इंसान भी इन्फ्लुएंस हो तो हमें लगता है कि शायद वो भी एक अचीवमेंट है। और अगर मेरे सामने आप है, ये तो मैं आपसे अभी सुन रही हूँ, और जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, आई एम श्योर कि वो लोग भी इस पॉडकास्ट के बाद आपके सुनकर शायद उनके मन में भी एक विचार आए कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या ब्रश करते टाइम नल खोल के छोड़ देना सही है या गलत है। क्या पता इस पॉडकास्ट के बाद कोई एक इंसान ही सही पर बदलाव आए, क्योंकि बदलाव, आई थिंक ऋषि भी इस बात से सहमत होंगे कि एक के साथ ही बदलाव आए तो वो भी बहुत है, क्योंकि एक ही अनेक को जोड़ता है। मतलब आपसे बात करके और आपके विचार जान के मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक ऋषि को भी सेम ही लगा है। सो थैंक यू सो मच। द पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया खुद हमारे साथ आए, इतना टाइम निकाला, आप आए हमारे इस पॉडकास्ट पे, आपने हमें अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। एंड to my audience, it was lovely that we could make you guys meet with the pond man of India. तो guys अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक भूलिएगा मत कीप इट रियल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।